नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज हम नया एक मॉक टेस्ट सोल्यूशन करने वाले हैं जो अब लगेगा आपके लिए और बहुत एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं ये मानता हूं कि जब पेपर आप दे रहे हो तो ढंग से एनालिसिस करना भी उसका बनता है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। योग दर्शन किससे संबंधित है? योग दर्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है ना? बात याद रखना, योग दर्शन किससे संबंधित है? योग दर्शन की हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बात ये ध्यान रखिए, योगा फिलॉसफी है। योगा जो फिलॉसफी है वो किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, गौतमी, पतंजलि, पाणिनि और जैमिनी। ठीक है, और कई लोग जेमिनाई भी इसको बोल देते हैं। तो आप ध्यान रखना, पतंजलि से संबंधित है। किससे संबंधित है? पतंजलि से ही संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, योग दर्शन जो है वो पतंजलि से संबंधित है। पाणिनि है वो ग्रामर है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये ग्रामर है। ये क्या बच्चों, ये ग्रामर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। गौतमी बौद्ध की मासी जी थी, बुद्धा की क्या थी? मासी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स पे याद रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? पतंजलि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, सुनिए, इन लोकसभा सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरी, ठीक है, जनरल। यहां से मैंने आपको ओथ और शपथ के बारे में एक बार पढ़ाया था बच्चों, कई बार इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूं। देखो सुनो, ज़्यादातर जो नियुक्तियां करता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। केंद्र में जो ज़्यादातर नियुक्तियाँ होती हैं वो होती है राष्ट्रपति। जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। लेकिन यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट है। हमसे जो पूछा जा रहा है लोकसभा महासचिव के बारे में पूछा जा रहा है, और इसको कौन करता है? इसकी स्पीकर करता है। और हमारे भारत के अभी वर्तमान जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो कौन है? तो वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका नाम क्या है बच्चों? वो है ओम बिरला जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन यहाँ जो हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके लिए हमें ध्यान यहाँ से रखना है। लोकसभा का सचिवालय का प्रमुख जो होता है वो ओम बिरला जी करेंगे। हल्दी का संबंध निम्नलिखित में से किस पौधे के परिवार से है? देखो इनमें जो चीज़ें हमें जो देखनी है, चीज़ें सिमिलर चीज़ें देखनी है। कैसे? हल्दी का संबंध, टर्मरिक जो है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। टर्मरिक जो है यानी हल्दी, हल्दी का संबंध, तो हल्दी हमें देखना होगा किस परिवार से आती है। तो ये परिवार जो इनका संबंध रखा जाता है इस फैमिली का, तो परिवार का संबंध है यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग देखते हैं जिंजर से, अदरक से। आप उत्पादन को लेके इनका देख सकते हो, आप ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? जिंजर से ये संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थिर समस्थानिक के बिना सबसे कम परमाणु संख्या तत्व है? ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर सबसे परमाणु है। समस्थानिकों की बात करें तो परमाणु संख्या की बात करें तो इसका है 43। तो किसका है? रूथेनियम का। सॉरी, रूथेनियम का नहीं है, 43 नंबर है टैक्टेनियम का। किसका नंबर है? टैक्टेनियम का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। किसका नंबर है? टैक्टेनियम का ये नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन किसी स्थिर समस्थानिक के बिना सबसे कम परमाणु संख्या है? वो टैक्टेनियम है, वो है 43 नंबर का। ठीक है, आवर्त सारणी से कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए। और आवर्त सारणी ढंग से रीड करके जानी है। पीरियोडिक टेबल जो है आपकी अच्छी से रीड करके जानी है भैया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के कार्बन समूह के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन परिवार का कौन सा सदस्य यहाँ पे नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। तो सिलिकॉन, टिन और जर्मेनियम। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप ढंग से ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा। सिलिकॉन, टिन और जर्मेनियम तीनों हैं, कौन सा नहीं है? सेलेनियम नहीं है। ठीक है, एक बार जैसे अपन पीरियोडिक टेबल जब देखते हैं तो हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लोक संदर्भ में हिंदू शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया वो किसने किया? तो हिंदू एक्चुअली में कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले जो जितने लोग हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। आप किसी भी कम्युनिटी से आते हो, आप मुस्लिम हो तो भी आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं तभी भी हिंदू हैं आप ठीक है ना, सिख हैं तभी भी हिंदू हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप सिख से आते हो, मैं मुस्लिम हो या सिख हो, सब लोगों को काउंट करके अरेबियन लोग ने क्या बोला, इनको हिंदू बोला। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, अरब लोगों ने ऐसा कहा था, ठीक है। भूगर्भीय दरार से निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है? देखो, भूगर्भीय जो दरार होती है, जैसे आप समझने का प्रयास करिएगा, मैंने ये बात आपको क्लासरूम में भी कई बार बताई है। जैसे भूगर्भीय दरार है तो इसमें कोई दरार आ जाती है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्ट वैली बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा चैनल, ज्योग्राफी के यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चैनल का मतलब होता है पानी में बने रास्ते, पानी में बने रास्ते, वे इन द वाटर, वे इन द वाटर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं बच्चों डेल्टा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं अपन? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ठीक है, डेल्टा से क्या मतलब समझोगे? जब कोई नदी निकल रही है, समझ नहीं है बच्चों, जब नदी ऐसे जा रही है, अब नदी क्या करती है कि इसका कुछ यहाँ पर रुकावट पैदा होती है, कोई कचरा जमा हो गया, कुछ भी जमा हो गया, अब ये कचरा धीरे 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 बड़ा होता जाता है। ये कचरा क्या होता है? बड़ा होता चला जाता है, और ये क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है, मतलब दलदली क्षेत्र बन जाता है। जब नदी का कचरा जमा हो जाता है, नदी का कचरा जमा होता है, ठीक है ना, नदी का कचरा जमा होता है, उसे डेल्टा कहते हैं, जमा होता है। ये दलदली होता है, ये उपजाऊ भी रहता है। ये कैसा रहता है? उपजाऊ भी रहता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। आपसे अगर पूछ लेंगे भैया पठार भी बता दो साथ साथ, चलो पठार भी पढ़ते हैं। प्लेट्यू क्या होता है? अब प्लेट्यू में क्या याद रखना है हमें, ध्यान रखना, एक होता है प्लेन एरिया, समतल एरिया होता है। समतल क्षेत्र से ऊंचे उठे हुए समतल भाग को, जैसे मैंने कहा ये समतल क्षेत्र है। अब समतल एरिया से छोटा सा ऊंचा उठा हुआ भाग है और वो भी समतल है, ठीक है। समतल क्षेत्र से प्लेन एरिया से, समतल क्षेत्र यानी कि प्लेन एरिया से ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा हुआ भाग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेट्यू यानी कि पठार बोलते हैं। प्लेट्यू यानी कि पठार बोलते हैं। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया था कि वैली क्या होती है, घाटी क्या होती है, वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग। वैली, ठीक है, घाटी जिसको बोलते हैं हम लोग। पहाड़ों के मध्य, पहाड़ों के मध्य रहने लायक, पहाड़ों के मध्य स्थान जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। एक होता है बच्चों पासेज यानी कि दर्रे। इसका मतलब क्या होता है? पहाड़ों के मध्य संकरे रास्ते, पहाड़ों के मध्य संकरे रास्ते, उनको क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या कर देंगे? रिफ्ट वैली अपना आंसर हो जाएगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की स्थापना होती है वो 1866 में होती है बच्चों। ठीक है ना, इलाहाबाद अब नाम परिवर्तन कर दिया, हाई कोर्ट का नहीं, सिटी का नाम जो वास्तविक नाम था, सिटी का रियल नेम प्रयागराज। प्रयागराज कर दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1866 में इसकी स्थापना होती है। भारत में पहला हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, वो ओपन होता है। भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता में ओपन होता है बच्चों। याद रखना कहाँ ओपन होता है, कोलकाता में। कब होता है? 1862 में होता है। ठीक है ना, कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की सांस्कृतिक राजधानी। राजधानियों की बात आई तो एक और बात याद रखना, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है, वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है ना, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया वो कहा जाता है बनारस को। आध्यात्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, आध्यात्मिक राजधानी। वो कहा जाता है वालों को बनारस को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात हो गई। ठीक है, भारत की अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? न्यू दिल्ली में है। अभी जो इसके CJI है, चीफ जस्टिस, वो है सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, बाल्टारो ग्लेशियर कहाँ है? बाल्टारो ग्लेशियर मतलब, ग्लेशियर का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ बर्फ, ऐसा स्थान जहाँ बहुत अधिक बर्फ है। बर्फ यानी कि स्नो है, अधिक स्नो है, या बर्फ का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लेशियर बोलते हैं। बर्फ के पहाड़ को क्या बोलते हैं हम? ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर, बाल्टारो जो ग्लेशियर है वो बाल्टिस्तान में है और ये पाकिस्तान में है, POK में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? अकॉर्डिंग टू एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है, एरिया के अकॉर्डिंग। एक द्वीप से क्या मैं राज्य से स्टार्ट करता हूँ? अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा। ठीक है, एरिया के अनुसार सबसे बड़ा स्टेट, एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग हाईएस्ट एरिया स्टेट है राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। और लोएस्ट कौन है? गोवा का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राजस्थान से पहले किसका था? MP का था। ठीक है ना, बात ये आप यहाँ से याद रखना। वॉइस क्लियर है ना सभी को? हाँ भी सही है वॉइस। तो अकॉर्डिंग टू 2011 भारत की जो सेंसस होता है 2011 में, 15वीं जो जनगणना होती है, उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि राजस्थान से पहले कौन सा था? तो राजस्थान से जो पहले था उसका नाम है मध्य प्रदेश। ये बात आप यहाँ से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाता है तो वो छोटा हो जाता है। राजस्थान में अभी 41 स्टेट है और इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान की बात की है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और गोवा की क्या है? पणजी। जयपुर
और पणजी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब क्षेत्र में द्वीप पूछा जा रहा है। द्वीप क्या होता है? ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ऐसा स्थान या प्लेस, ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। द्वीप यानी आइसलैंड कहा जाता है। ये तो है एक ही। अब ऐसा स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसा स्थान यानी कि ऐसा प्लेस जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। और एरिया के अकॉर्डिंग है महान निकोबार, ग्रेट निकोबार है, ये बात ध्यान रखिएगा। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। माजुली कहाँ पे? असम में है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने जो भारतीय ध्वज को फहराया, तिरंगा को भारतीय तिरंगा को पहली बार विदेशी धरती पर फहराने वाली महिला कौन है? वो है भीकाजी। कहाँ फहराया? वो फहराया जर्मनी में। कहाँ पे फहराया था? जर्मनी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? मतलब किस राजा ने की, किस बादशाह ने की, किस नेता पूछा जा रहा है? तो ये की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बहमनी साम्राज्य की। ठीक है, ये फाउंडर्स के बारे में पूछा गया भाई, फाउंडर है इसके। तो ऐसे ही आपसे अलग अलग राज्यों के, अलग अलग फैमिलीज़ के, अलग अलग डायनेस्टीज़ के पूछे जाता है। जैसे आपसे पूछ ले कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, तो मुग़ल राज्य की किसने की थी? बाबर ने की थी भैया। तुर्क थे ये लोग। ठीक है, बाबर ने की थी। और मैं बता देता हूँ आपको, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रकूटों का। सबसे ज़्यादा राष्ट्रकूटों का पूछा जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, राष्ट्रकूट की स्थापना कितनी की? दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप याद रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किसने की? तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। ठीक है ना। गुप्त की किसने की? तो गुप्त एम्पायर की स्थापना करता है श्रीगुप्त। किसने की थी बच्चों? श्रीगुप्त ने की थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, राष्ट्रकूट हो गए, मौर्य हो गए, गुप्त हो गए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुलाम वंश की किसने की? ठीक है, गुलाम स्लैब डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। चलो, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाईकोर्ट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि हाईकोर्ट के बारे में सही कथन कौन सा है। चलो देखते हैं। हाईकोर्ट, पहला हाईकोर्ट कहाँ अभी मैं आपने चर्चा की थी? कोलकाता में। कब स्थापना हुई थी? 1862 में। चलो आओ आप जानते हैं इसके बारे में। वह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है। जी बिल्कुल, एक राज्य के अंदर आते हैं उनकी सुनवाई करता है। राज्य यानी कि स्टेट बाउंड्रीज में जो हैं उन्हीं पे डिसीजन ये लेता है। ये सही है, गलत सही नहीं है पूछा है। हाँ, ये भारत को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता? जी नहीं, यही गड़बड़ कर दी यानी ये यहीं पे ही गड़बड़ कर दी इसने। और देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी करता है, ये भी सही है।
ये निचली अदालतों के अपील की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल करता ही है। तो ये इसने गलत बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? मैंने हाल ही में अभी डिस्कस किया था कि भैया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। और भारत के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीव कौन से हैं, वो हैं खमीर, एल्जिया होते हैं। कौन से होते हैं, एल्जिया यानी कि खमीर होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसके आने के समय सामान्य वर्षा अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून के रूप में जाना जाता है। ये मानसून से पूर्व वर्षा नहीं होती है। तो एक सडनली हम सही बैठे हुए, अभी सही चल रहा था सारी चीज़, और सडनली बारिश होने लग जाती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विस्फोट होना, प्रस्फोट होना, वास्ट होना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वास्ट होना बोलते हैं। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किन के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा में क्या रहेंगी, सीटें आरक्षित रिजर्व रहेंगी। तो वो किसके लिए है, तो वो है अनुसूचित जनजातियों के लिए। किसके लिए है, अनुसूचित जनजातियों के लिए ये रिजर्व रहती हैं बच्चों। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका है हैदराबाद। तो हैदराबाद कहाँ पे है, तो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। किस राज्य की राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। ये बात ध्यान रखना। मुंबई की भी आप याद रख लो साथ साथ। मुंबई जो राजधानी है वो है महाराष्ट्र की। किस राज्य की राजधानी, महाराष्ट्र की। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है, तो यह है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की है। और बेंगलुरु किसकी है, कर्नाटका की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कथक गुरु सोमनाथ नारायण ने 1992 में प्राप्त किया था। कथक एक क्लासिकल डांस है, उसकी डांसर है सोमनाथ नारायण, और 1992 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, सोमनाथ नारायण जी को। सोमनाथ नारायण जी, ठीक है। ये डांसर हैं कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो होता है यूपी में। वो कहाँ होता है, यूपी में। और डायरेक्शन की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया का इकलौता क्लासिकल डांस है ये। इनको वेरीफाई कौन करता है, इनको वेरीफाई करने का काम करता है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसे वेरीफाई किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। इसकी इनॉग्रेशन किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और रविंद्र भवन में है। बिल्डिंग भी याद रखना, रविंद्र भवन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना संगीत नाटक अकादमी के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में भारत की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? इन चारों में से कंपैरिजन करना है तो महाराष्ट्र में करती है। और वैसे अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो यूपी में करती है और सबसे कम करती है सिक्किम में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र अडानी समूह के हैं वो है गुजरात में है मुद्रा बंदरगाह अडानी के ग्रुप के अंडर में है, अडानी ग्रुप में है ये। निम्नलिखित में कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी को लाल मिट्टी और मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है? जलोढ़ मिट्टी चट्टान से लाल पीली नदी द्वारा परिवहित होती है। जलोढ़ पुराने प्रकार के उपजाऊ लाल पीला लोहे से रंगा है। जलोढ़ रेतीली दोमट से चिकनी मिट्टी है, सही बात है। लाल पीली रेतीली दोमट कम उपजाऊ ऊपरी भूमि है। तो ये पूछना चाह रहा है कि भैया दोमट और लाल पीले में बेसिक अंतर क्या है, तो वो ज़्यादातर बढ़िया आंसर है इसका, सी का। इसमें तो मिक्सअप चीज़ें कर रहा था, इसमें इसने अलग कहा है कि रेतीली दोमट चिकनी मिट्टी होती है और लाल पीली जो होती है वो रेतीली दोमट कम उपजाऊ वाली भूमि होती है। जलोढ़ तो ज़्यादा उपजाऊ होती है और आप आसान तरीके से निकालो, लाल पीली मिट्टी कम उपजाऊ होती है। हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कहाँ बनाया? तो ये बनाया अंडमान और निकोबार में, हाल ही में बनाया गया है।
हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन 4 शावकों की मौत हो गई। तो उसका वायरस कौन वहन करता है? तो वो करता है डॉग, यानी कि कुत्ता। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रही IRCTC की गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन का संबंध किससे है? तो ये मेनली चलाई जा रही है दक्षिण भारत में। कहाँ चलाई जा रही है बच्चों? दक्षिण भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है या चलाई जा रही है। तो बच्चों हमने ऐसे करके क्वेश्चन को एनालिसिस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।